हाँ जी बेटा। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि मेरा नाम है विशाल शर्मा और बेटा जी मैं आपको जो पेपर पढ़ाऊंगा वो पेपर है आपका बिजनेस मैथ्स, स्टैट्स और आपका लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है ना। ध्यान रखना यहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं आपका नॉन मैथ्स बैकग्राउंड भी होंगे, तो बेटा उनके लिए अलग से हम आपका जो बेसिक वाली क्लास होती है, ठीक है ना, उनकी बेसिक क्लासेस को हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, अलग से प्रोवाइड करवाएंगे और बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो हैं वो अलग से डिस्कस होंगे। ठीक है, जिससे कि उन्हें यहाँ पे दिक्कत ना आए। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस जिसमें से मार्क्स के हिसाब से बता रहा हूँ, जैसे कोई चैप्टर में से 1 मार्क्स का भी आता है लेकिन कोई चैप्टर में से 5-6 मार्क्स का आता है, तो मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस जो है आपका 85% मान के चल लो। 85% सिलेबस ऐसा है जिसके लिए आपके पास 11th-12th में मैथ्स होना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम आपके साथ अब शुरू करते हैं ये, और आइए ज़रा देखिए। सबसे पहले बच्चे आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपका जो पेपर है वो पेपर है बेटा जी आपका बिजनेस मैथ्स, फिर इसके अलावा आपका क्या लॉजिकल रीजनिंग और उसके बाद आपका बिजनेस स्टैट्स। ठीक है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो बिजनेस मैथ्स है बेटा वो है आपका 40 मार्क्स का, जो लॉजिकल रीजनिंग है वो आपकी 20 मार्क्स की, और जो बिजनेस स्टैट्स है वो भी आपका कितने का है, 40 मार्क्स का। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा 100 मार्क्स का पेपर जो है वो बेटा जी तैयार होता है। ठीक है बेटे, साथ के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। और यानी कि इसका मतलब आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्वाइट ऑब्वियस है, आपको समझ में आ गया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो कितने हो जाएंगे बेटा, 100 मार्क्स। कितने हो जाएंगे आपके, 100 मार्क्स। ठीक है, अब जरा देखिए साथ के साथ, हाँ बेटा जी हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है बेटा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रॉन्ग क्वेश्चन के लिए, क्या बोला मैंने, रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपका है बेटा जी 1/4 मार्क्स। यानी कि नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, या तो 1 मार्क मिलेंगे, नहीं तो माइनस के 1/4 मार्क्स मिलेंगे। आई थिंक आप समझ सकते हैं कि जब माइनस के नंबर मिलेंगे तो बेटा जी आपका, ये तो सिंपल सी बात है, हर सही क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स देके जाएगा और हर गलत क्वेश्चन दहेज में 1/4 लेके जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि हम 100 के 100 मार्क्स का कर पाए, लेकिन पहले दिन पहली क्लास से ये डिसाइड कर देते हैं और ये बात सेटल कर देते हैं कि बेटा हमें इस पेपर के अंदर और आफ्टर 12th सभी पेपर के अंदर, खासतौर से जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया होता है, हमें इस बात पे ध्यान रखना है कि हमें उतना अटेम्प्ट करके आना है जितना हमें आता हो। ठीक है, क्या बोला, जितना हमें आता हो। ठीक है, तो अब जरा देखिए फाउंडेशन लेवल हुआ बेटा या इंटर लेवल हुआ। यकीन मानना ये 2 लेवल बहुत आसान है, इनमें कोई खास एज सच में नहीं कहूँगा कि जो बच्चा, जैसे आपने स्कूल लेवल में 12th तक लेवल के लिए जो पढ़ाई करी थी, मैं कहता हूँ अगर किसी बच्चे ने 60-70% भी लाता है, 60% भी लाता है, अगर जितनी पढ़ाई उसने 60% के लिए करी थी, अगर उतनी ही पढ़ाई यहाँ पे करेगा तो मैं गारंटी दूंगा कि
कैसी भी सेंस में ले लो कि आपका गारंटी कि वो बच्चा पास ही पास होगा, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं 12th के बाद हमारे एटीट्यूड में फ़र्क आ जाता है। पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं, मैं आपको बोलूँ कि उतना प्रेशराइज नहीं कर पाते हैं। इस वजह से यहाँ पे बच्चे टेक इट एज अ ग्रांटेड लेके कोर्स करते हैं और फिर कभी अगर अनसक्सेसफुल होते हैं तो उसका ये वजह होती है, ठीक है। पहली ही क्लास में बता रहा हूँ, यारी दोस्ती करो लेकिन भैया एक लिमिट तक। एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ज़्यादा मैं पढ़ाई करने के लिए भी नहीं कहूँगा, ठीक है। पढ़ाई भी लिमिटेड सी ही करने के लिए कहूँगा, ठीक है। लेकिन हाँ, पढ़ने का तरीका में थोड़ा सा चेंज करना होगा, क्योंकि सीबीएसई के अंदर एक फ़िक्स पैटर्न होता है। वही पैटर्न से आपको पेपर आता ही आता है कि इस टाइप का क्वेश्चन एक 2 मार्क्स का आएगा, एक इस टाइप का क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा, एक इस टाइप का क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा। लेकिन अगर बात करते हैं आप इस फाउंडेशन लेवल की, तो फाउंडेशन लेवल में आपको पूरा का पूरा कोर्स पढ़ना पड़ेगा। एग्रीड इस बात से? या साथ के साथ किसी भी एक चैप्टर का हर एक पोर्शन पढ़ना पड़ेगा कि पेपर का पैटर्न फिक्स नहीं होता। बच्चे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो पैटर्न फिक्स नहीं करते, क्योंकि अगर पैटर्न फिक्स कर दिया उन्होंने, फिर तो आप लोग और टीचर लोग भी पेपर का मजाक ही बना देंगे। बच्चों को ऐसा रटवा के भेजेंगे कि बस यहाँ पे ऐसे बोर्ड पे लिख दिया जाएगा सब इंस्टीट्यूट्स के आगे कि हमारे यहाँ सीए की पढ़ाई गारंटी से कराई जाती है, हम गारंटी से सीए कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ सकते हो कि वो पैटर्न क्यों लीक नहीं करते हैं, पैटर्न क्यों फिक्स नहीं करते हैं। इसके अलावा एक बात और बता दूं आपका, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा बेटा जी कि यहाँ पे ये जो पेपर का जो टाइम है, ये टाइम आपका बेसिकली 2 घंटे मिलेगा। पेपर का जो टाइम है आपको 2 घंटे मिलेगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, आपके जो 4 पेपर हैं, चारों में से सब्जेक्टिव पेपर बेटा जी 3 घंटे का होता है और जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो 2 घंटे का मिलेगा। अब 2 घंटे का मतलब आप समझ रहे हो? 2 घंटे का मतलब मोटे मोटे तौर पे क्या हो गया आपका? 120 मिनट्स। 2 घंटे में मोटे मोटे तौर पे क्या हो गया बेटा? 120 मिनट। और क्वेश्चन कितने हैं बेटा? 100। तो इस बात पे ध्यान दो कि कहीं ना कहीं पेपर में वो पेपर बेटा बनाएंगे ही ऐसा कि आपका इंटेलेक्चुअल वाली बात नहीं आती है कि हाँ जी आपका सोचना पड़ेगा, या भाई अपने आप को इतना तैयार करके जाओ। क्या बोला? अपने आप को इतना तैयार करके जाओ। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था बेटा आपको कि देखो 100 क्वेश्चन है और 120 मिनट है, तो आई थिंक आप समझ सकते हैं कि हर क्वेश्चन के हिस्से में आपका 1 मिनट और कहीं ना कहीं 15 सेकंड के करीब आपका आता है। तो मोटे मोटे तौर पे आप समझो कि सिर्फ 1 मिनट का ही आपको टाइम मिलेगा किसी भी क्वेश्चन के अंदर, उसको पढ़ने में, उसको समझने में और सॉल्व करने में, ठीक है। हालांकि अब तुम ये भी समझ सकते हो कि फिर वो क्वेश्चन भी तो उसी टाइप के होंगे। भाई बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे के 1 मिनट में कैसे सॉल्व करवा सकते हैं? जिसने टीचर ने दिया है हमने उसी से ही कह दिया कि भाई एक काम करना, जरा एक बार आप ही, हम घड़ी देख रहे हैं, 1 मिनट में आप ही सॉल्व करके बता दो। तो कहीं ना कहीं आपको इस बात से ये भी एक मैसेज कन्वे हुआ कि वहाँ पे पेपर में क्वेश्चंस का एक टाइप है, ठीक है ना। हालांकि वो सिंगल टाइप नहीं है, मल्टीपल टाइप्स हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ही पेपर के अंदर पूछे जाते हैं और आपका इंटेलेक्चुअलनेस लेवल को चेक किया जाता है कि आप अपने बेसिक में कितने क्लियर हैं, जो आप अपने 10th स्टैंडर्ड तक और कुछ चैप्टर्स 11-12 स्टैंडर्ड्स में जो पढ़ के आए हो, ठीक है। तो आइए ज़रा शुरू करते हैं। और आपको मैंने बता दिया 100 नंबर का पेपर का आपका कैसे कैसे है। 40 मार्क्स, 20 मार्क्स LR, 40 मार्क्स स्टैट्स। हर एक क्वेश्चन के सही क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलेगा। अगर क्वेश्चन गलत कर गया तब भी मार्क्स मिलेगा -1/4।
नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 मार्क्स है और टाइम आपका 2 आवर्स यानी कि 120 मिनट्स है। ठीक है बेटा, तो अब जरा देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो मैं इसको रब कर रहा हूँ और आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस करना शुरू करता हूँ। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो यहाँ पे अगर बात करें तो मैं आपके साथ आज एक चैप्टर चालू कर रहा हूँ। स्टैट्स का चैप्टर है बेटा, द वेरी फर्स्ट चैप्टर, और चैप्टर है आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या बोला मैंने? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है बेटा, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की अगर बात करें तो एक ऐसा चैप्टर है बेटा जो आज आप पहली बार नहीं पढ़ रहे। यकीन मानना, आपने 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था। 10th क्लास में एक चैप्टर था आपका मीन मीडियन मोड। आपको ध्यान नहीं है शायद, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे भी चैप्टर का नाम क्या होता था? सेंट्रल टेंडेंसी। फिर उसके बाद 11th क्लास की अगर बात करें तो 11th क्लास के अंदर आपको ध्यान होगा कि आपका पेपर होता था एक इकोनॉमिक्स का। उसमें 50 मार्क्स का इंडियन इको होता था और 50 मार्क्स का क्या होता था? आपका स्टैट्स होता था। तो एक तरीके से वहाँ पे भी स्टैट्स के अंदर आपका शुरुआत में थियोरेटिकल चैप्टर पढ़ाए जाते थे। कौन कौन से? वो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, पाई चार्ट और ये सब पढ़ाया जाता था। लेकिन जो पहला प्रैक्टिकल चैप्टर आपका वहाँ पे भी था, वो चैप्टर भी कुछ और नहीं बल्कि क्या था बेटा? आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है बेटा, साथ के साथ आपका कहीं ना कहीं 11th क्लास में 11th क्लास के अंदर मैथ्स में भी एक चैप्टर था, आखिरी चैप्टर्स में आता है एनसीईआरटी में, और आपको बताना चाहूँगा वहाँ पे भी आपका थोड़ा बहुत स्टैट्स से रिलेटेड स्टैंडर्ड एविएशन पे बेस्ड एक चैप्टर था आपका मैथ्स के अंदर। ठीक है ना, तो उसमें भी कहीं ना कहीं मीन का यूज़ होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये कॉन्सेप्ट आपको मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, ये आज आप पहली बार नहीं पढ़ रहे, बल्कि इससे पहले आप कम से कम 2 बार और नहीं तो 3 बार भी आप पढ़ के आ चुके हो। 10th क्लास में पढ़ चुके हो, 11th क्लास की स्टैट्स में पढ़ चुके हो, और 11th क्लास के मैथ्स में भी ये चैप्टर शायद आपका था। मेरा स्कूल लेवल से इतना ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं है तो मुझे बहुत अच्छा स्कूल का नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि 11th क्लास में भी एक चैप्टर ऐसा था। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं मैं इस समय जिन बच्चों को समझा रहा हूँ वो बच्चे अनजान बच्चे नहीं है, बल्कि आपके जानकार बच्चे हैं जो इस चैप्टर को जो मैंने आज शुरू किया है वो पहली बार नहीं पढ़ रहे, बल्कि 2-2, 3-3 बार पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर मैं आप में से किसी से भी पूछूं कि बताओ बेटा सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब होता है, तो आई थिंक आप समझ सकते हैं कि किसी को भी अगर वर्चुअल क्लास होती है, वर्चुअल कह रहा हूँ, अगर आपका फेस टू फेस क्लास होती है तो मैं पूछता हूँ बच्चों से कि बताओ भाई, आज से नहीं पढ़ा रहा बेटा, मैं 2005 से पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में सर्व करता हूँ। ठीक है ना, तो 2005 से अब लगा लो आप 2020 चल रहा है ये, तो कहीं ना कहीं मैं ये एक बार की बात नहीं कर रहा, किसी एक बैच की बात नहीं कर रहा, मैं अपने पिछले 15 साल के एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि जब भी मैं पूछता हूँ कि बताओ व्हाट इज़ द मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, भाई 3-3 बार पढ़ के आ चुके हो, क्या मतलब है? तो भाई बच्चों का जवाब क्या होता है? सर नो कमेंट्स। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि आई होप आप समझ सकते हैं, मैं रीज़न दे रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही ऐसा होगा, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आज तक कभी किसी ने जवाब ही नहीं दिया, नहीं दिया है, लेकिन बेटा जी मैं आपको बताना चाहूँगा 20 साल में अब तक मुझे जब भी हर बार नए नए बैचेस में मैं जाके ये पूछता हूँ क्वेश्चन, तो मुझे ये जवाब मिला है 3 बार मैक्सिमम, चलो एक मैं मार्जिन और ले लेता हूँ 4 बार बस, इससे ज़्यादा कभी भी मुझे जवाब नहीं मिला। जबकि मुझे तो पढ़ाते हुए 15 साल हो गए और 15 साल में एक साल में पता नहीं कितने बैचेस पढ़ाता हूँ।
तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रीज़न है बेटा, ऐसा नहीं है कि गलती है किसी बच्चे पढ़ते नहीं है या ये वाली बात नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं पढ़ने का स्टाइल जो होता है वो स्कूल लेवल में अलग होता है और स्कूल के बाद के हर एक लेवल में वो पढ़ने का तरीका अलग होता है। स्कूल लेवल तक हमको सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है, लेकिन स्कूल लेवल के बाद यानी कि 12th के जस्ट बाद, चाहे कोई एंट्री लेवल हो, चाहे कोई एकेडमिक कोर्स हो, चाहे कोई प्रोफेशनल कोर्स हो, सबके अंदर बच्चे की भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो कोर्स ही ऐसा बनाया जाता है और आपके पास एक वर्ड आ जाता है क्यों, ऐसा क्यों। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बिल्कुल बेटा जी हर चीज़ के पीछे क्यों लगाइएगा, ठीक है ना, और मैं हर एक क्यों का जवाब दूंगा, प्रोवाइडेड ऐसा मत करना कि मैंने कहा बेटा मेरा नाम विशाल शर्मा है, आपने कहा क्यों, ऐसा मत करना, ठीक है। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहले मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वर्ड की अगर मैं बात करूं तो बच्चे सेंट्रल टेंडेंसी जो है, सेंट्रल टेंडेंसी वर्ड का मतलब होता है आपका क्या, एवरेज। सेंट्रल टेंडेंसी वर्ड का क्या मतलब होता है बच्चों, एवरेज। एग्रीड इस बात से। तो एवरेज का क्या मतलब है, एवरेज का मतलब भी बताता हूं बेटा, अगेन ध्यान रखना, मीनिंगफुली पढ़ना चॉइस नहीं है, मजबूरी है। एग्रीड, क्योंकि अगर हमने मीनिंगफुली नहीं पढ़ा तो कहीं ना कहीं हमें वो सब कुछ बहुत अच्छे से कितना रट पाएंगे यार, समझना ही पड़ेगा तभी वो माइंड में कैरी हो पाएगा, ठीक है ना। सभी सब्जेक्टों का यही तरीका होगा। फिलहाल मैं अगर अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो देख लो, मैंने कहा एवरेज का क्या मतलब होता है, तो एवरेज का मतलब होता है एक ऐसी सिंगल वैल्यू, क्या बोला, एक ऐसी सिंगल वैल्यू जो पूरे के पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती हो, उसी को बोलते हैं बेटा क्या, एवरेज वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू या फिर सेंट्रल टेंडेंसी। दोबारा से बता रहा हूं, एवरेज वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू या फिर सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तुमने कहा सर मतलब, बता रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर मान लिया मैं आपसे पूछता हूं कि आप अपने मन में सोचिएगा कि अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई बताओ, आप सभी बच्चे बताओ, व्हाट इज द एवरेज मेल हाइट इन इंडिया। क्या पूछा मैंने, व्हाट इज द एवरेज मेल हाइट इन इंडिया। आपको 1 सेकेंड का 2 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं, जरा सोचो और बताओ। हाँ जी, तो मेरा आपसे क्वेश्चन था कि व्हाट इज द एवरेज मेल हाइट इन इंडिया, आपको ये जवाब देना था बेटा, ठीक है। तो आपने कहा कि जवाब जो अभी इस समय हम वर्चुअल मोड में हैं, तो फेस टू फेस मोड का एक्सपीरियंस आपको मैंने अपना बता ही दिया है, तो मैं ही बता देता हूँ कि बच्चों का जवाब क्या आता है। मैं जवाब देता हूँ, जैसे देखो मैं अभी तो जज नहीं कर पा रहे होंगे आप, लेकिन मेरी हाइट है 6 फीट, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं दिमाग लगाओ कि क्या लगता है आपको कि आप जितने भी लोग अपने आसपास देखते हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे कोई पासिंग अवे कोई पर्सन हो, क्या ऑलमोस्ट सभी मेरी हाइट को बिलोंग करते हैं कि नहीं नहीं सर आपकी हाइट तो काफ़ी छोटी है, थोड़ा कद कम रह गया आपका, आपसे सब लंबे होते हैं, या कि अरे नहीं सर मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो इंडियंस हैं उनकी हाइट कंपैरेटिवली आपसे कैसी होती है, कम होती है, ठीक है ना। तो ये आपको दिमाग लगाना है। मेरे पास जो रिप्लाई आते रहे हैं मैं बताता हूँ, बच्चे जवाब देते हैं कि सर 5 फीट। मैं बड़ा हैरान रह जाता हूँ। मैंने कहा बेटा मैंने मेल्स की हाइट पूछी थी एवरेज, फीमेल्स की हाइट नहीं। अब तो खैर फीमेल्स की हाइट भी हमारे देश में एक अच्छी खासी होने लगी है पहले, लेकिन आप समझ सकते हैं बेटा बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, 20-30 साल पहले की। कहीं ना कहीं आपको पता ही है वो बॉयज़ गर्ल्स में डिस्टिंग्विशमेंट करते थे, और कहीं ना कहीं पुराने जो लोग होते थे वो गर्ल्स को इतने न्यूट्रिशंस प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड करवाते थे एज़ कंपेरेटिव टू बॉयज़। करते थे बिल्कुल बेटा, बिटर ट्रूथ है हमारे देश का। तो कहीं ना कहीं उसका इफ़ेक्ट ये आया था कि हमारे देश में जो विमेंस हैं
उनके अंदर हाइट कंपैरेटिवली क्या होनी शुरू हो गई थी, कम हो गई थी। आप देखो क्या 6 फीट की गर्ल्स इजीली मिलती हैं? नहीं मिलती। लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया के अंदर 6 फीट की गर्ल्स आसानी से मिलती हैं? हाँ मिलती हैं। बल्कि अगर ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस यहाँ पे अगर बात की जाए तो आई होप आपको पता भी होगा कि गर्ल्स की हाइट एवरेज हाइट बॉयज़ से भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो फिलहाल मैं अभी बात करता हूँ और अपने कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। तो बच्चे मुझे जवाब देते हैं सर 5 फीट। तो मैंने कहा चल बेटा, बोलना था, कुछ ना कुछ जवाब देना था। एवरेज मेल हाइट को लेके आपने जवाब दे दिया कि सर मेरे हिसाब से 5 फीट है। मैंने कहा ठीक है। अब यहाँ पे गलत सही तो बोल नहीं सकते ना किसी को भी, एवरेज है, मेरे हिसाब से एवरेज ये है। अब गलत लग रहा है आपको तो लगता रहे, लेकिन मेरे हिसाब से तो एवरेज हाइट 5 फीट है। फिर कोई बच्चा इन सारी बातों को सुन के मेरी बोलता है कि सर मेरे हिसाब से 5 फीट 10 इंच। मैंने कहा अच्छा जी। कोई बोलता है 5 फीट 8 इंच, और मेजोरिटी ऑफ द बच्चे बोल देते हैं 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 7 इंच और 5 फीट 8 इंच। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का ओपिनियन ये होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं तो बेटा इंडिया के अंदर तो आपका पंजाब भी आता है, हरियाणा भी आता है और राजस्थान भी आता है। एग्रीड इस बात से? तो अगर आपकी बात अगर करी जाए कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पे आई थिंक आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो हाइट होती है कंपैरेटिवली कैसी होती है, थोड़ी ज़्यादा। 6 फीट 1 इंच, 6 फीट 2 इंच, 6 फीट 3 इंच। एग्रीड इस बात से? बल्कि जैसे मैं बात करूँगा आपका जैसे जाट कम्युनिटी है हरियाणा के अंदर, हाइट बेटा मुझे लगता ही नहीं 5-10 से कम होती हो। 5-10, 5-11, 6 फीट, 5-10, 5-11, 6 फीट ऊपर हो सकती है, 6 फीट 1 इंच, 6 फीट 2 इंच। बल्कि जैसे हरियाणा में जाट बोला जाता है, वैसे ही पंजाब के अंदर एक कम्युनिटी होती है, सिख नहीं, जट कम्युनिटी बोलते हैं, जट, ठीक है ना। पंजाबी गानों में आपने सुना होगा। मैं आपको बताऊं कि मेरे को तो कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन एक टाइम था 2012 की बात है, मेरे पास एक स्टूडेंट्स का बैच आया और सबकी हाइट जो थी, आप यकीन मानना, सबकी कम से कम 20-25 बच्चों का बैच था। सबकी हाइट पता है कितनी? 6 फीट, 6 फीट 1 इंच, 6 फीट 2 इंच, 6 फीट 3 इंच। बता देता हूँ पूरी बात। दे ऑल आर द बास्केटबॉल प्लेयर थे बेटा। और आपका कहीं ना कहीं आई होप आप समझ सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। और एक और रीज़न ये भी था कि वो सारे के सारे पंजाब को बिलोंग करते थे। SRCC के बच्चे थे, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के स्पोर्ट्स कोटा में। और बेटा जी वो कौन थे? उन जट कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। किसको बिलोंग करते थे? जट कम्युनिटी को, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मैंने ऐसी कभी इंटरेक्शन हुआ तो मैंने पूछा, तो कह रहे सर हाँ, जो जट होते हैं पंजाब में उनमें हाइट आप मान के चलना 6 फीट और ऊपर ही होती है। कह रहे ऑन एन एवरेज 6 फीट 1 इंच, 6 फीट 2 इंच। आपको तरीका बता दूंगा पहचानने का। उनका जो कड़ा भी होता है, कड़ा भी बहुत हैवी वाला पहनते हैं, कम से कम एक मतलब आधा किलो वाले कड़े पहनते हैं वो, ठीक है ना। हालांकि मेरे को नहीं पता, वो उन स्टूडेंट्स का तो मैंने कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन वैसे बता रहा हूँ कि जो पंजाबी जट होते हैं वो कड़ा बहुत हैवी पहनते हैं। मतलब मिनिमम है 400 ग्राम, आधा किलो का तो कड़ा होगा ही होगा उनका। तो कहने का मतलब ये हो गया बेटा कि आपका इंडिया के अंदर तो 6 फीट के लोग भी पाए जाते हैं, 6 फीट 1 इंच के लोग भी पाए जाते हैं, 6 फीट 2 इंच के लोग भी पाए जाते हैं, 6 फीट 3 इंच के लोग भी पाए जाते हैं। अगर बात करें आपका, बल्कि मैं आपको बताता हूँ, अब वर्चुअल क्लासेस देख रहे हो मेरी इस समय, मैं चाहूँगा क्लास के बाद मेरी बात को वेरीफाई करने के लिए एक चीज़ करना। बल्कि पंजाब के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है आपका मुक्तसर। मुक्तसर है, प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो सकती है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट तो बहुत बड़ी होती है बेटा, आप सबको पता है। उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा गांव है, हरियाणा से लगता हुआ ही है वो, और वहाँ की उस गांव की 2% पॉपुलेशन, क्या बोला, 2% पॉपुलेशन 7 फीट और उससे अबव की है, 7 फीट और उससे अबव की। तुमने कहा यार सर, मतलब इंसान को फेंकना चाहिए, मजाक करना चाहिए, लेकिन इतना हद हो गई 7 फीट।
तो बेटा मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, इसीलिए मैंने कहा कि आप इस समय मेरी वर्चुअल क्लास देख रहे हो, क्लास के एंड में ही एक काम करना, जैसे ही क्लास ख़त्म हो YouTube खोलना और YouTube पे एक मूवी आई थी आमिर खान की। उसके अंदर बेसिकली क्या दिखाया था कि एक कुश्ती का सीन दिखाते हैं, गाना चल रहा होता है मोहे मोहे तू रंग दे बसंती करके, और उसमें कुश्ती का सीन दिखाते हैं और दिखाते हैं बहुत बड़ा पहलवान होता है, पता नहीं 7.5 फीट का या उससे भी ज़्यादा का। देखना आप, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ आपको, वो सबको पहलवानों को उठा उठा के रिंग से बाहर फेंक रहा होता है। तो ना फिर उसके बाद वो ऐसे दिखाते हैं, वो सबको कहता है कि हाँ भाई बताओ कोई मुझसे लड़ेगा। एकदम से आमिर खान के जो दोस्त होते हैं, अगर आपने देखी हो रंग दे बसंती मूवी, तो वो आमिर खान का हाथ खड़ा कर देते हैं कि हाँ ये हमारी तरफ से लड़ेगा। फिर वो आमिर खान को भी उठा के फेंक देता है। तो अगर आप ये गाना सुनोगे तो उसके अंदर बेटा जी सिर्फ एक पर्सन की बात नहीं हो रही, उसके बराबर में 3, अगर अच्छे से देखोगे गाने को तो बराबर में 3 पहलवान और ऐसे खड़े होंगे, और उनकी हाइट भी आपकी कितनी होगी, 7 फीट और उससे अबव की, ठीक है ना। तो बताना चाहूँगा कि वो एक आपका फेमस है वो इस चीज़ के लिए गाँव, ठीक है ना। मेरे को नहीं पता, लेकिन नाम याद नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बता दिया आपको, मुक्तसर, ठीक है। बड़ा बैकवर्ड सा गांव है। सुना है कि आज भी वहाँ पे रोड्स नहीं बनी हुई है, पेट्रोलिंग के लिए आज भी कई बार पुलिस वाले घोड़ों का यूज़ कर लेते हैं। तो आप देखना, बिल्कुल देखना, ठीक है। तो इंडिया के अंदर तो 7 फीट और 7.5 फीट के लोग भी पाए जाते हैं। अगर हम चले जाएं एक्सट्रीम ईस्ट, एक्सट्रीम ईस्ट का मतलब पता है ना, नागालैंड, मिजोरम, है ना, बिल्कुल एक्सट्रीम ईस्ट जो है, तो वहाँ पे हाइट आप सबको पता है कंपैरेटिवली कैसी होती है, कम होती है। 5 फीट, 5 फीट 1 इंच, 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 3 इंच। वहाँ पे 5 फीट 5 इंच के इंसान को तो अमिताभ बच्चन कह के बुलाते हैं वहाँ के लोग। खैर मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आई थिंक आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे हाइट ही कितनी होती है, ऑन एन एवरेज 5 फीट होती है। तो इंडिया के अंदर तो एवरेजली 6 फीट के लोग भी हैं, इंडिया के कुछ जगह पे तो एवरेजली 7 फीट के लोग भी पाए जाते हैं, और इंडिया की कुछ जगहों पे एवरेजली 5 फीट के लोग भी पाए जाते हैं। लेकिन जब मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज द एवरेज मेल हाइट इन इंडिया, तो आपका जवाब क्या आया, 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 7 इंच या 5 फीट 8 इंच। तो अब मैं अपनी बात को कॉन्क्लूड करूंगा कि जब भी बहुत बड़े डेटा को, आई रिपीट, जब भी बहुत बड़े डेटा को एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, जब भी बहुत बड़े डेटा को एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंगल वैल्यू से, तो उसी सिंगल वैल्यू को दोस्तों कुछ और नहीं बल्कि क्या, एवरेज वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू या फिर सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। उसी को कुछ और नहीं बल्कि बेटा क्या, एवरेज वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू और सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। तो बेटा जी दोबारा से बोल देता हूं, मेरी शुरुआत में भी यही लाइन थी, अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल डेटा। कहीं ना कहीं मैं ऐसे बोलूंगा, अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल डेटा, और मैं उस वैल्यू को सेंट्रल में इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि वो एवरेज वैल्यू कैसी होती है कि डेटा की सारी की वैल्यू, डेटा की सारी वैल्यू का इंक्लिनेशन समझ लो ना, झुकाव, इंक्लिनेशन किसके टुवर्ड्स हो, इसी वैल्यू के, यानी कि वो सारी की सारी वैल्यू क्या हो, इसके आसपास हो। एग्रीड इस बात से? तो इसीलिए इसे क्या वर्ड भी यूज कर लेते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि डेटा की सारी वैल्यू की टेंडेंसी उस एक वैल्यू के टुवर्ड्स है। एग्रीड इस बात से? यानी कि सारी की सारी वैल्यू आसान भाषा में उसके ऑलमोस्ट आसपास है। तो इसीलिए दोबारा से मैं बात करूंगा, जब भी बहुत बड़े डेटा को एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा तो उसी सिंगल वैल्यू को दोस्तों कुछ और नहीं बल्कि क्या, सेंट्रल वैल्यू, एवरेज वैल्यू या फिर सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाएगा। और उसको मेजर करने के तरीकों को, क्वांटिफाई करने के तरीकों को, मापने के तरीकों को आप कहां पे पढ़ोगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर। कहां पढ़ोगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर। बेटा अगर बात करें, मेजर का मतलब वो चीज जिससे आप किसी चीज को क्या करते हो, क्वांटिफाई। मुझे अपना वेट मेजर करना है,
तो मैं अपना वेट क्वांटिफाई नंबर्स में कैसे पता करूंगा? वेइंग मशीन के थ्रू। एग्रीड इस बात से? एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। बहुत साल पहले की बात है, मैं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था, नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ऐसे ही मैं समझा रहा था, तो मैंने समझाते समझाते एक बच्चे को एग्जाम्पल दिया। मैंने कहा भाई मान लिया, सपोज कर लो मुझे अपना वेट मेज़र करना है, और मैंने आप उस बच्चे का नाम लेके मैंने बोला, मैंने कहा बेटा तुझे, तेरा काम ये है कि तुझे क्या जाना है, बाहर रिसेप्शन पे जाना है और क्या लेकर आना है? मेज़रमेंट लेकर आना है। क्या लेकर आना है? मेज़रमेंट लेकर आना है। मैंने कहा ध्यान से सुन, मैंने क्या वर्ड बोला है? मेज़रमेंट लेकर आना है। क्या लेकर आएगा? सब बच्चों ने जवाब दे दिया उससे पहले, कह रहे इंची टेप। मैंने कहा यार तेरे से पहले पूछा था, तूने नहीं लेकर आया, तूने जवाब नहीं दिया। कह रहा सर मैं, बड़ा अजीब सा बच्चा था, मतलब पता नहीं जानबूझ के ऐसा करता था या थोड़ा सा कोई और रीज़न हो, कुछ अलग ही जवाब। कह रहा सर मैं लाऊंगा धागा। मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा कि भाई धागे से नापेगा, मतलब धागे से पता कैसे चलेगा कि मेरी हाइट कितनी है? तो मैंने फिर उसके बाद मैंने कहा अगर मान लिया वेट मेज़र करना होगा तब क्या लेकर आएगा? सब बच्चों ने जवाब दे दिया वेइंग मशीन। तो उसका दिमाग थोड़ा अलग चलता था। बाकी बच्चों को बताने से पहले उसने बोला सर मैं लेकर आऊँगा तराजू। ऐसे तराजू यूं और करके दिखा रहा। मेरे को काफ़ी देर तक समझ ही नहीं आया। मैंने कहा ये तराजू में मतलब मेरा क्या करेगा? कहीं मुझे बांध के बिठाएगा, एक तरफ क्या पत्थर रखेगा, क्या करेगा? तो खैर हो जाता है कई बार। और इस बिल्कुल अलग जवाब थे उसके। तो देखो मैंने उस क्लास के अंदर ये समझाया कि भाई मैं किसी भी बच्चे से कह रहा हूँ कि बाहर से ना मुझे हाइट मेज़र करनी है, मेज़रमेंट लेकर आओ। तो बच्चों ने जवाब दिया कि सर इंची टेप लेकर आएंगे हम। मैंने कहा मैंने मेज़रमेंट बोला है, आप देखते हैं क्या लेकर आते हो। फिर मैंने सब बच्चों से कहा, मैंने कहा भाई मुझे अपना वेट मेज़र करना है, जाओ ज़रा बाहर से रिसेप्शन पे से मेज़रमेंट लेकर आओ। तो सब बच्चों ने जवाब दे दिया वेइंग मशीन। एग्रीड इस बात से? एक्सेप्ट दैट गाय। तो अब मैंने इस बार भी मेज़रमेंट बोला, पिछली बार भी मेज़रमेंट बोला, लेकिन हाइट मेज़र करनी थी तो क्या लेकर आए? इंची टेप। जब वेट मेज़र करना था तो क्या लेकर आए? वेइंग मशीन। तो जब आपको सेंट्रल वैल्यू या फिर सेंट्रल टेंडेंसी या फिर एवरेज मेज़र करना होगा तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? फॉर्मूलास, मेथड्स। एग्रीड इस बात से? तो आज और आज के बाद हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि अगर कभी भी वर्ड में स्टैट्स में मेज़र बोलूं, अगर कभी भी मैं स्टैट्स में वर्ड मेज़र बोलूं तो समझ जाना कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? फॉर्मूलाज की, या फिर दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं आपकी? मेथड्स की। तो एक तरीके से इस चैप्टर का, जिसकी मैंने आज शुरुआत करी है और सिर्फ नाम ही नाम डिस्कस कर रहा हूं अभी तक, क्योंकि अगेन पढ़ाई का तरीका अब ये पहले जैसा नहीं रहेगा बल्कि अलग रहेगा। तो दोबारा बोलूंगा कि आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपका जो चैप्टर है, इसका मीनिंग आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब कुछ और नहीं बल्कि क्या है बेटा? फॉर्मूलाज ऑफ एवरेज, यानी कि मेथड्स ऑफ एवरेज। एग्रीड इस बात से? तो अब जरा देखो, यहां पे अगर बात करें तो बच्चे, जैसा कि आप सबको समझ में आ गया कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि एवरेज का मतलब समझा दिया पहले। A single value which represent the single value which represent the whole data. A single value which represent the whole data. और मेजर वर्ड का मतलब भी आपको बता दिया, फॉर्मूलाज ऑफ मेथड। तो कहीं ना कहीं आपको चैप्टर के नाम के बारे में पूरी क्लैरिटी आ गई। अब बात करते हैं कि भैया ठीक है, यानी कि हमें इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने हैं? एवरेज निकालने के मेथड्स पढ़ने हैं। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, वो 3 मेथड्स कुछ और नहीं बल्कि है, एक तो है मीन, एक है बेटा जी आपका क्या? मीडियन, और एक है आपका क्या? मोड। ठीक है बेटा? लेकिन बच्चे आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं
और आपका ये भी एक अच्छा रीज़न है, जिन बच्चों का प्रैक्टिकल थोड़ा सा वीक है वो थ्योरेटिकल पॉइंट्स को अच्छा करके लॉजिक से समझ के उनमें ही पेपर को अच्छा करके आ सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग जो 20 मार्क्स की है उसमें से कोई मैथ्स और स्टैट्स की ज़रूरत है ही नहीं। आपको गिनती तक भी ना आती हो तब भी, गिनती तो नहीं खैर, लेकिन हाँ आपका मैथ्स में कोई आपको a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता हो या ना आता हो, आपको कोई मतलब नहीं है लॉजिकल रीजनिंग से, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के लिए एक तरीके से वरदान सा है कि अगर आप मैथ्स में कहीं पे कोई दिक्कत है थोड़ी सी भी, तो वो लॉजिकल रीजनिंग की हेल्प से अपने पेपर को क्या कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे। तो फिलहाल देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपका मैंने नाम दिया मीन, मीडियन और मोड। हालांकि मीन भी बेटा जी एक नहीं बल्कि कितने हैं, 3 है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मीन है इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, और मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ मैथमेटिकल एवरेज। क्या बोलते हैं बेटा, मैथमेटिकल एवरेज। क्यों बोलते हैं सर, क्योंकि रीज़न है बेटा कि कहीं ना कहीं आपको अगर कभी भी मीन कोई से भी टाइप का, अभी मैं 3 टाइप के मीन होते हैं बताने वाला हूँ, या चलो पहले बता देता हूँ। और एक होता है बेटा जी आपका अरिथमेटिक मीन, एक होता है बेटा जी आपका क्या, ज्योमेट्रिक मीन, एक होता है आपका क्या, हार्मोनिक मीन। तो अब दोबारा से काम की बात पे कि 3 तरीके के मीन होते हैं, और तीनों में से कोई भी मीन निकालना हो और आपका डेटा बहुत छोटा हो, सिर्फ 2 वैल्यूज़ का हो, या डेटा बहुत बड़ा हो 2000 वैल्यूज़ का हो, आपको उनके लिए कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो क्योंकि बिना कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन के आप कोई सा भी मीन नहीं निकाल सकते, तो इसीलिए बेटा जी इसे क्या कहा जाता है, आपका मैथमेटिकल एवरेजेस कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है बेटा, मैथमेटिकल एवरेजेस। और देखो एग्जाम्पल के तौर पे अभी बताते हैं आपको, साथ के साथ बच्चे आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि मैथमेटिकल एवरेज तो मैंने बता दिया और रीज़न भी बता दिया कि भैया कुछ और नहीं है, यहाँ पे कैलकुलेशन करना कंपलसरी है। अगर आपको 2 नंबरों का 9 और 17, ये 2 नंबर हैं, इनका भी अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो पहले आपको अर्थमेटिक मीन की बात कर रहा हूँ, दोनों को प्लस करना पड़ेगा। कितना हो गया 26, और डिवाइडेड बाय 2 करना होगा और आंसर कितना आएगा, 13 आएगा। एग्रीड इस बात से। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अभी तो GMHM का तो फॉर्मूला आपको पता भी नहीं है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन करना मैंडेटरी है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है बेटा, मैथमेटिकल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज के नाम पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो अर्थमेटिक मीन है इसको एक और नाम भी ध्यान रखना, मैंने बोल दिया है कि आपका यहाँ पे थियोरिटिकल भी अच्छा खासा आता है, तो कहीं ना कहीं आप इस बात पे ध्यान दें। यही रीज़न है कि आपको ये सारी बातें बताई जा रही है। और अर्थमेटिक मीन को बोलते हैं ऑर्डिनरी एवरेज। ऑर्डिनरी एवरेज का मतलब एक तरीके से मैं लिख देता हूं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड एवरेज। क्या बोला मैंने, मोस्ट कॉमनली यूज्ड एवरेज, ठीक है बेटा। आपको सबको पता है कि जब भी कभी आप एवरेज करते हो, चाहे फ्रेंड्स के बीच में खर्चा बांटना हो, चाहे कुछ भी करना हो, आप आज तक एक ही एवरेज का यूज़ करते आए हो, और वो एवरेज कुछ और नहीं बल्कि कौन सा है बेटा, अर्थमेटिक मीन। तो इसीलिए इसे मैंने क्या बोला, मोस्ट कॉमनली यूज्ड, और साथ के साथ आपका क्या बोल दिया, ऑर्डिनरी एवरेज है, ठीक है ना। ये ऑर्डिनरी वर्ड से ये मत समझ लेना कि इसकी कोई कमी है, नहीं कमी नहीं है बल्कि खासियत है, ठीक है ना। आइए बताता हूँ। और देखो यहाँ पे आपके ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन जो हैं, इसके लिए वर्ड बताए तो बेटा,
ये है बेटा जी आपका स्पेशल एवरेज। क्या वर्ड बोला मैंने? आपका स्पेशल एवरेज, ठीक है ना। तुमने कहा सर इन्हें स्पेशल क्यों बोला जाता है? क्योंकि बेटा ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होते, ठीक है ना। अब मान लिया मैंने ही बच्चे से पूछा, मैंने कहा चलो पहले ये बताओ स्पेशल का मतलब क्या होता है। तो बच्चे स्पेशल की हिंदी बताने लगे, खास। मैंने कहा मैं हिंदी नहीं पूछ रहा, मैं मतलब पूछ रहा हूँ स्पेशल का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल जैसे मैं बच्चों से पूछता हूँ, मैंने कहा किसी बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा कहाँ से आते हो? किसी बच्चे ने जवाब दिया कि सर मैं मान लिया 5 किलोमीटर दूर से आता हूँ। तो मैंने कहा बेटा आपका किससे आते हो? कह रहे सर वैसे तो मेट्रो है लेकिन मेट्रो से ना थोड़ा दूर उतारती है, तो मैं ई रिक्शा से आ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और 10 रुपये लगते हैं। मैंने कहा अच्छा जी। तो अल्टीमेटली मैंने उससे कहा, मैंने कहा तू एक काम कर। कह रहे सर वैसे कह रहे हैं पापा कि ना स्कूटी एक खरीदवाएंगे। मैंने कहा तू पागल है, स्कूटी खरीदेगा? स्कूटी मत खरीद, एक ई रिक्शा ही खरीद ले। देखो ई रिक्शा के बड़े फ़ायदे हैं बेटा। एक तो सबसे पहली बात ये कि अब आप कोर्स कर रहे हो बेटा, तो क्वाइट ऑब्वियस है कोर्स में थोड़े बहुत पैसे तो लगते ही लगते हैं। तो अपना मैं कहता हूँ कि कोई पूरे दिन नहीं, लेकिन एक बार सुबेरे क्लासेस के लिए आना होगा, फिर दोपहर तक जाना होगा वापस। तो मैंने कहा कैसे अकेले बैठ के आते हो? कह रहे नहीं नहीं सर और भी सवारियाँ बैठती हैं। तो बेटा सिंपल सी बात है, मैंने कहा और ज़्यादा कुछ नहीं, आते वक्त जब तू यहाँ पे इंस्टीट्यूट आए कर तो सवारी बैठा लाए कर, और जाते वक्त भी सवारी बैठा ले जाए कर। तो अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि बेटा कोर्स के साथ साथ तू तो अगले महीने से अपने पेरेंट्स से पैसे लेगा नहीं बल्कि पैसे देगा। और जहाँ तक मुझे पता है जितने की स्कूटी आती है अच्छी, उतने की ही ई रिक्शा आ जाती है। थोड़ी बहुत महंगी होगी चल कोई बात नहीं, लेकिन कमाई भी तो हो रही है। और ऊपर से देख स्कूटी के अंदर तो बेटा जी बरसात भी लगेगी, लेकिन ई रिक्शा के अंदर बरसात से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर से स्कूटी में पेट्रोल तो लगेगा, लेकिन ई रिक्शा में पेट्रोल भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेटा मैंने ऐसे उसे फ़ायदे गिनवा दिए। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या जो स्टूडेंट हैं बेटा वो ई रिक्शा खरीदना शुरू कर देंगे? पता चला 100 बच्चे हैं, 100 के 100 बच्चे क्या खरीद के आए हुए हैं? ई रिक्शा। ठीक है ना, कि कमाई की कमाई और आने जाना और आसान हो गया। क्या ऐसा करेगा कोई? भाई साहब बच्चे कहेंगे सर साइकिल पे आ जाएंगे, लेकिन ई रिक्शा पे नहीं आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ई रिक्शा इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ व्हीकल। एग्रीड? यानी कि हर जगह यूज़ नहीं होता। कोई बच्चा ऐसे एकदम से स्किट मारता हुआ नहीं आ सकता कि देखो अरे सर नया ई रिक्शा खरीदा मैंने। मैंने कहा कौन सा खरीदा है? जैसे मॉडल पूछते हैं ना कौन सी खरीदी है स्कूटी, कह रहा सर नया खरीदा मैंने कहा कौन सा? कह रहा शक्तिमान। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ई रिक्शा इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ व्हीकल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ हो सकता है, आप उसे प्राइवेट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। एग्रीड इस बात से? तो ऐसे ही बेटा जी आपका ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज है, और ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो पाते। क्या बोला? हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते आप इन्हें, कुछ सेलेक्टेड सी जगह पे कर सकते हैं। और कहाँ कर सकते हैं वो तो बेटा जिस दिन क्लास के अंदर GM HM करवाऊंगा एक एक करके तभी बताऊंगा। अभी से बताना थोड़ा सा खराब हो जाएगा मामला, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। ऑर्डिनरी का मतलब हो गया कि सोचना नहीं है कि यहाँ लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन अप्लाई करते वक्त आपको सोचना पड़ेगा कि ये यहाँ पे एप्लीकेबल होगा कि एप्लीकेबल नहीं होगा। एग्रीड इस बात से? साथ के साथ अगर बात करें तो मीडियन, बेटा मीडियन की अगर बात करूं तो मीडियन के अंदर मीडियन का भी एक नाम और है, और वो बोलते हैं पोजीशनल एवरेज। तुमने कहा आपसे पोजीशनल एवरेज क्यों बोलते हैं? बेटा मीडियन का मतलब मैंने तो आपको अभी देखो नाम के अलावा कुछ बताया भी नहीं है, लेकिन हाँ मीडियन कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जो आपने आज तक सुनी नहीं है, आपको ही पता है। तो इन जनरल जब भी मैं क्लास में कभी पूछता हूँ कि हाँ भाई बताओ, सभी बच्चे मान लिया 50 बच्चे बैठे हुए, 100 बच्चे बैठे हुए कि हाँ ज़रा बताओ कि मीडियन का क्या मतलब होता है, तो सभी बच्चों से जवाब आता है सर मिडिल प्लेस की वैल्यू।
क्या जवाब आता है? मिडिल प्लेस की वैल्यू। तो क्योंकि यहां पे वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि क्या इंपॉर्टेंट है? प्लेस, पोजीशन। आई रिपीट, यहां पे वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि क्या इंपॉर्टेंट है? प्लेस, यानी कि पोजीशन। तो इसीलिए बेटा जी आज और आज के बाद हमेशा ध्यान रखना कि मीडियन का दूसरा नाम क्या होता है बेटा जी? आपका पोजीशनल एवरेज, क्योंकि मीडियन का मतलब कुछ और नहीं बल्कि क्या है? इट इज द वैल्यू ऑफ मिडिल प्लेस। तो अब जरा देखो, हालांकि अगर मैं बात करूं सम अदर पोजीशनल एवरेज और सम अदर पोजीशनल एवरेजेस के नाम पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कुछ और भी होती हैं। और कौन कौन सी होती है बेटा? एक होती है आपकी क्वार्टाइल्स, Q1, Q2, Q3। एक होती है बेटा आपकी कौन सी? डिसाइल्स, D1, D2, D3, D9। और एक होती है आपकी कौन सी? P1, P2, P3, P99। लॉजिक्स बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ बताया है। साथ के साथ अगर मैं बात करूं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कौन सा मेथड होता है? मोड आपका। तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कौन सा? मोड। ठीक है ना? तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पॉज करके इसे कॉपी करें और उसके बाद फिर मैं आगे का कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा। पॉज करके कॉपी करो। हाँ जी बेटा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने तो रब कर दिया बेटा। आई होप आपने पॉज करके कॉपी कर लिया होगा, नहीं तो पीछे जाके पॉज करके फिर कॉपी कर लो। तो अब सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि आपका चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं सीधा चाहूँगा जहाँ तक लिखा था उससे आगे पे कुछ बातें लिखनी शुरू करो। और मैं कुछ पॉइंट्स बना रहा हूँ। और देखो, सबसे पहला पॉइंट, हाँ जी, और लिखिएगा पहला पॉइंट, एवरेज डिस्कवर यूनिफॉर्मिटी, एवरेज डिस्कवर यूनिफॉर्मिटी इन वेरिएबिलिटी। एवरेज डिस्कवर यूनिफॉर्मिटी इन वेरिएबिलिटी, ये लाइन याद रखना। और जैसे कि मैंने बता ही दिया, थ्योरेटिकल भी आपसे पूछा जाएगा, तो कहीं ना कहीं बेटा दोनों ही एस्पेक्ट पे काम करेंगे। पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, फिर आपका प्रैक्टिकल बताना शुरू करूँगा। तो एवरेज डिस्कवर यूनिफॉर्मिटी इन वेरिएबिलिटी, इसका क्या मतलब है? वेरिएबिलिटी का मतलब होता है अलग अलग डेटा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यूज होता है ना। तो जब अलग अलग डेटास को आप एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, आई रिपीट, जब अलग अलग डेटास को आप एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो उसी सिंगल वैल्यू को कुछ और नहीं आप क्या बोलते हैं बेटा जी? एवरेज वैल्यू बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं देखो लाइन में क्या लिखा है? एवरेज डिस्कवर। एवरेज क्या डिस्कवर करता है? अलग अलग डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या? एक सिंगल वैल्यू। तो वही चीज यहां पे है कि एवरेज डिस्कवर, एवरेज क्या डिस्कवर करता है? यूनिफॉर्मिटी इन वेरिएबिलिटी, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज के अंदर क्या निकालता है? यूनिफॉर्मिटी निकालता है। कहीं ना कहीं एक ऐसी वैल्यू ढूंढता है जो उन सभी वैल्यू के क्या हो? आस पास हो। एग्रीड इस बात से? तो आई थिंक आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। एवरेज डिस्कवर यूनिफॉर्मिटी इन वेरिएबिलिटी। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। और अगला पॉइंट, एवरेज
is useful for heterogeneous average is useful for heterogeneous population। आपने कहा सर इसका मतलब, इसका यह मतलब है बेटा, एक बात सुनो, अगर मैं बात करूं आपका जैसे साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, ठीक है ना, और भी ऐसे बहुत सारे देश हैं, उनके अंदर आपका लोगों की जो लुक्स है, जो लोगों का हाइट और हेल्थ है, आपको ऑलमोस्ट कैसी दिखाई देगी, एक जैसी। जैसे साउथ कोरिया की बात कर ले, बहुत लंबा कोई, एक बहुत छोटा कोई, ऐसा आपको दिखाई नहीं देगा। एग्रीड इस बात से। आप जापान की अगर बात करो, जापान में भी बड़ी कॉमन सी हाइट है, ऑलमोस्ट सभी लोग एक जैसी हाइट के ही हैं। तो बच्चे मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पे सारे डेटा, सारी वैल्यूज़, यानी कि एक तरीके से चाहे किसी डेटा की बात हो रही हो या किसी पॉपुलेशन की बात हो रही हो, जहाँ पे सारी चीज़ें कैसी हैं, सेम है, होमोजीनियस है। क्या वर्ड बोला, होमोजीनियस है, वहाँ पे एवरेज का कोई रेलिवेंस ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लिया मैं कहता हूँ कि आप जब पूछते हैं आपसे कि भाई बताओ आपके 12th में आपने जैसे पेपर अपीयर करा, तो अभी तो जैसे 12th में बच्चों के मार्क्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लो कि सीधा कोई ये नहीं पूछता मैथ्स में कितने या इंग्लिश में कितने, कई बार कुछ लोग सीधा पूछते हैं परसेंटेज कितनी आई। तो बेटा कहीं ना कहीं परसेंटेज एक तरीके से क्या होता है, एवरेज मार्क्स ही तो होता है। तुमने कहा सर कैसे, ये देखो एग्जाम्पल के तौर पे आपके 500 मार्क्स का पेपर है, और 500 मार्क्स के पेपर में आपके आए हैं कितने बेटा, 400। तो 400 अपॉन में 500 मल्टीप्लाई बाय 100, तुम ऐसे ही निकालते हो ना परसेंटेज। अरे लॉजिकली देखा जाए तो एक तरीके से देखना, 100 से 100 कट गया, तो कहीं ना कहीं 400 मार्क्स आए कितने सब्जेक्ट में, 5 सब्जेक्ट में, तो आपका आंसर कितना आ गया, 80। अब 80 आप इसे परसेंटेज लिख दो, या कहीं ना कहीं 80% का मतलब यही तो है कि सर किसी में ज़्यादा किसी में कम, लेकिन हम ऑन एन एवरेज हमारे हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, 80 मार्क्स आए। परसेंटेज एक तरीके से एवरेज ही तो है बेटा। आई होप समझ में आती है आपको बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अब अपने काम की बात पे आता हूँ कि बेटा एवरेज का रेलिवेंस ही तब हो जब आपके सभी सब्जेक्टों में अलग अलग हो। मान लिया मैं कहता हूँ कि जिस बच्चे का x की वैल्यू, उसके एक सब्जेक्ट में 80, दूसरे में भी 80, तीसरे में भी 80, चौथे में भी 80, पाँचवें में भी 80, ठीक है ना। किसी एक बच्चे के आ रहे हैं, कहीं पे 99 आ रहे हैं, कहीं पे 90 आ रहे हैं, कहीं पे 75 आ रहे हैं, कहीं पे 63 आ रहे हैं, फिर कहीं पे कुछ आ रहे हैं, ठीक है ना। चलो मैं एक बार ज़रा चीज़ करता हूँ वेरीफाई। 99 प्लस में 90 प्लस में 75 प्लस में 63 और एक नाम 73 कर दिया ये लोग हैं। तुम सबको पता है, मैं यहाँ पे इसे y नाम दे देता हूँ। तो x स्टूडेंट जो है इसके टोटल मार्क्स कितने हुए, 400, और y स्टूडेंट के भी टोटल मार्क्स कितने हुए, 400। सबको पता है 400 कितने में से, 500 में से कितना आ गया, 80%। ऐसे ही y का भी 400 मार्क्स आए कितने में से, 500 में से। तो आई थिंक आप सबको दिख रहा है यहाँ भी कितना आ गया, 80%। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे तो एवरेज का रेलिवेंस है, क्योंकि कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, लेकिन यहाँ पे एवरेज का कोई रेलिवेंस नहीं है, क्योंकि उसके तो वैसे ही सभी सब्जेक्टों में कितने सेम मार्क्स हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था बेटा कि आपका, मैंने लाइन भी लिखती है कि एवरेज हैज़ अ रेलिवेंस, एवरेज इज़ यूजफुल फॉर हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। अलग अलग टाइप ऑफ डेटाज जहाँ पे होते हैं वहाँ पे एवरेज का रेलिवेंस होता है। पॉपुलेशन का मतलब किसी जनसंख्या वैसी वाली बात नहीं है, पॉपुलेशन का मतलब नंबर्स की भी बात हो सकती है। जैसे आपके ये बात कर रहे हैं तो ये नंबर्स है ना, एग्रीड इस बात से।
तो आपको किसी भी टाइप का डेटा दिया जाए, लोगों की हाइट दे दी जाए, लोगों का वेट दे दिया जाए, कुछ भी डेटा दिया जाए, तो पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पे सिर्फ जनसंख्या वाले पॉपुलेशन से ही नहीं है, ठीक है। तो अब जरा देखो, पॉपुलेशन किसी भी चीज़ की हो सकती है, इनकम की भी पॉपुलेशन हो सकती है। तो अब जरा देखो, आई होप आपको समझ में आया कि भैया वाकई में जिसके सभी सब्जेक्टों में सेम है, आई रिपीट, जिसके सभी सब्जेक्टों में सेम है, उसके लिए तो एवरेज का कोई रेलिवेंस ही नहीं है। एवरेज का रेलिवेंस, एवरेज की इंपॉर्टेंस ही वहीं पे है जहां पे डेटा कैसे है, अलग अलग है। तो इसीलिए मैंने बेटा यहां पे क्या लिख दिया, एवरेज इज यूजफुल फॉर हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आई होगी बात, ठीक है। तो अब जरा देखो, यहां पे अगर बात करें तो ये मैंने आज की क्लास में आपको कहीं ना कहीं क्या बताया बेटा, एक तरीके से आपको इस चैप्टर के बारे में बताया कि ये चैप्टर इज़ व्हाट ऑल अबाउट। इसका जो अगला पार्ट होगा उसके अंदर मैं क्या करवाऊंगा बेटा, आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है, और क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट चालू करेंगे इसके बाद, ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दी है नहीं हमें, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर इससे अगले पार्ट के अंदर मैं क्या करवाऊंगा बेटा जी आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है।